नमस्कार, मैं नीति श्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूँ दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम और भी है राहें में। और भी है राहें सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक जरिया है उन बच्चों को मार्गदर्शित करने का जो बच्चे अपने जीवन के एक अहम पड़ाव पर हैं, जहाँ उन्हें फैसला लेना है कि उसे किस करियर को चुनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ कॉमन करियर्स को चूज़ करते हैं, जैसे कि डॉक्टर या फिर पायलट बनना चाहते हैं या फिर आर्मी में जाना चाहते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं कि ज़माना बदल रहा है और बदलते ज़माने के साथ साथ करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ते आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ चिकित्सा की, तो आज जो हम टॉपिक आपके सामने ले करके आए हैं वो टॉपिक काफ़ी ख़ास है, क्योंकि वो चिकित्सा का ही एक अलग शाखा है जिसको हम लोग फिजियोथेरेपी के नाम से जानते हैं। और हमारे साथ जो आज के एक्सपर्ट जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर सुहास तेतरवे, जो कि डॉक्टर प्रणीता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के चेयरमैन भी है। साथ साथ उन्होंने रिम्स में 25 साल तक बच्चों को पढ़ाया है, जो कि वहाँ पे 25 साल तक प्रोफेसर रहे थे। तो सबसे पहले हम डॉक्टर जी का स्वागत करते हैं हमारे इस शो पर, और मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताइए कि फिजियोथेरेपी आखिर होती क्या है। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर सुहास तेतरवे, डॉक्टर प्रणीता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस जो अभी अभी हम लोगों ने खड़ा किया है रांची शहर में, झारखंड की राजधानी में। अभी पूरा झारखंड, पूरा हिंदुस्तान और पूरा विश्व बड़ी सी त्रासदी से गुजरा है, जिसके सोचने से भी लोग सहम जाते हैं, जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं। और कोरोना की त्रासदी के दौरान हम सब लोग को समझ में आया कितने असहाय, कितने निरीह हम लोग हैं। क्योंकि कोरोना का इलाज हर किसी को समझ में आया, कोई इलाज उपलब्ध पूरी दुनिया में नहीं है। ईश्वर की कृपा चाहिए। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो मरीज का वाइटल्स बनाए रखते हैं, और जब मरीज अच्छा होता रहता है तो उस दौरान उसको आगे की ओर ले जाने के लिए, उसको स्वस्थता की ओर बनाए रखने के लिए और दोबारा उनको काम के लायक करने के लिए जो व्यक्ति काम कर रहा था वो और कोई नहीं, अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के रखने वाला फिजियोथेरापिस्ट था। फिजियोथेरेपी के इस रोल को हम सब बखूबी इस त्रासदी में सीखे, और कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी और अदर फिजियोथेरेपी की मदद से लोग अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट पाए। और इस तरह से हम लोग जान पाए कि फिजियोथेरेपी का कितना बड़ा महत्व है। ये सामान्य जो लोग समझते हैं कि हाथ पैर खींचना, कोई घुटने में दर्द हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, तो उसकी चिकित्सा तक सीमित नहीं है। यह असीमित है और यह बहुत ही बड़ा इनका क्षेत्र है। जी, तो प्रोफेसर जी ये बताइए कि जो बच्चे हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें फिजियोथेरेपी की फील्ड में जाना चाहिए, लाइक उनके पास कैसे स्किल सेट होने चाहिए। ऐसा है कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं वो लोग जब 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करते हैं तो सबके मन में ऊंचे ऊंचे सपने होते हैं, और उनमें से हम लोग जानते हैं कि बहुत ही कठिन परीक्षा नीट की होती है, जिसको लोग पास करते हैं और डॉक्टर बनते हैं। जी। उसी तरह से लोग जेईई का परीक्षा देते हैं, और जो अच्छे होते हैं वो आईआईटी से पास करके अच्छे इंजीनियर बनते हैं। जी। कुछ लोग आज के दिनों में क्लैट की परीक्षा पास करके अच्छे वकील बनते हैं। इस तरह के कई एक आयाम धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं। उसी समय अगर किसी के मन में, ज़्यादातर बच्चे जब छोटे रहते हैं तो माँ बाप बड़े प्यार से पूछते हैं बेटा क्या बनोगे, और वो सुनना पसंद करते हैं हम डॉक्टर बनेंगे। जी। सबको अच्छा लगता है, सबको बढ़िया लगता है, और बच्चे को भी अच्छा लगता है। परंतु यह स्वप्न, यह लक्ष्य इतना आसान नहीं। आज के दिन में अगर हम लोग देखें तो नीट की परीक्षा लगभग 20 लाख बच्चे देते हैं, और सरकारी कॉलेज में मात्र 30,000 के आसपास सीट है। बिल्कुल। प्राइवेट कॉलेज को भी देख लें तो भी 60-70 हज़ार सीट होता है। तो कुल मिलाकर 70-80 हज़ार बच्चे हर वर्ष डॉक्टर बन सकते हैं।
लेकिन जो एस्पिरेंट 20 लाख बच्चे हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हम लोग जानते हैं कि हमारा देश गरीब देश है और यहाँ पर सरकार के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनना तो संभव है, जहाँ पर कुल फीस 5,000 7,000 वार्षिक लगता है तो कोई भी पढ़ा सकता है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर कोई और जाता है तो वहाँ पर 70-80 लाख से करोड़ सवा करोड़ रुपया लगता है। बिल्कुल सही। तो हर माँ बाप जिनके बच्चे मेधावी हैं परंतु किसी वजह से वो ऊपर के 25-30 हज़ार बच्चों में नहीं आ पाए, ना तो बच्चों का दोष है, ना माँ बाप का दोष है, ना ही उनके स्किल में कोई कमी है, परंतु यह जस्ट वक्त की बात है कि 1 नंबर, आधा नंबर, 5 नंबर कम आया, एक सवाल गलत हो गया। ऐसे बच्चे जब हताश होते हैं तो एक खराब सी ज़िंदगी की ओर बढ़ जाते हैं। उस समय अगर हम लोग उनको ठीक से काउंसलिंग कर सकें और इस त्रासदी से सीखे हुए सबक का फ़ायदा उठा सकें तो हम लोग उनको फिजियोथेरेपी की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि फिजियोथेरेपी के बैचलर डिग्री को करने के बाद वो लोग नए सिरे से डॉक्टर बनते हैं और उनके मन में जो भावना थी वह स्थापित हो जाती है। वो गर्व अनुभव करते हैं, माँ बाप गर्व अनुभव करता है और उनका समाज भी गर्व अनुभव करता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर हो गया है। जैसे कि आपने बताया कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट देना होगा, इंजीनियरिंग के लिए जेईई होता है, तो अगर फिजियोथेरेपिस्ट कोई बच्चा बनना चाहे तो क्या उसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? अगर कोई बच्चा +2 किया है और उसमें उसको बायोलॉजी होना मस्ट है, +2 बायोलॉजी से साइंस का विद्यार्थी अगर है और उसको 50% मार्क्स है +2 में, तो वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का एडमिशन ले सकता है। जी, यानी कि अगर आपने 12th किया और आपने साइंस स्ट्रीम से मतलब बायोलॉजी से की है, PCMB या फिर PCB, तो फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। जी, बायोलॉजी होना मस्ट है। तो क्या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है? अभी तक ज़्यादातर संस्थान जो हैं जी, वो अपने स्तर पर प्रतियोगिता परीक्षा लेते हैं और उसी के आधार पर वो एडमिशन लेते हैं। परंतु भारतवर्ष के कुछ अच्छे संस्थान हैं, जैसे फिजियोथेरेपी में हम लोग अगर देखें तो नंबर 1 पर आज के डेट में इमरजेंसी मेडिसिन हो, एम्बुलेंस हो या फिजियोथेरेपी हो, एक कॉलेज है जो बंगलोर में है, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, काफ़ी रेप्यूटेड है। उसका फिजियोथेरेपी कोर्स माना जाता है कि हिंदुस्तान में वन ऑफ द बेस्ट है। वहाँ पर एडमिशन नीट के मार्क्स पे होता है। जो बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं किए हैं वहाँ नाम नहीं लिखा सकते हैं। अच्छा। लेकिन ज़्यादातर कॉलेज अपने स्तर पर एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं और कॉलेज स्तर पर क्वालिफाई करके बच्चे उसमें नाम लिखा सकते हैं। जी, तो प्रोफेसर आपने जैसे कहा कि बच्चे अगर बैचलर डिग्री ले सकते हैं फिजियोथेरेपी से, तो बैचलर डिग्री वो कितने साल का होता है और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? ज़्यादातर जो बैचलर डिग्री होती है वो 4 वर्षों की होती है। उसी तरह से ये भी 4 वर्षों की पढ़ाई है जी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जिसमें अगर पढ़ाई को हम लोग देखें तो आम जो पढ़ाई है या आम मेडिकल साइंस की पढ़ाई है उससे अगर हम लोग तालमेल या तुलना करें तो हम लोग ये देखेंगे कि इसमें बेसिक मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है, लाइक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, सभी पढ़ाई होती है। साथ साथ मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी सभी पढ़ाई होती है। इसके अलावा चूँकि इनका काम बेसिकली स्टार्ट होता है एज साइकोलॉजिस्ट से और ये बहुत नज़दीक होते हैं लोगों के, सो इनको सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी की भी पढ़ाई होती है। एट द सेम टाइम बायोमैकेनिक्स और उस तरह का, चूँकि इनकी थेरेपी कुछ मैकेनिकल होती है, कुछ इलेक्ट्रिकल होती है, कुछ हीट से होती है, तो इन सब मोडेलिटीज़ की भी पढ़ाई अलग अलग सेमेस्टर्स में, अलग अलग वर्ष में की जाती है। सो 4 वर्ष की पढ़ाई है, जिसके बाद इनको अलग से इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग, जिसको इंटर्नशिप बोलते हैं, वो 6 महीने के इंटर्नशिप को ये पूरा करते हैं और तब इनका रजिस्ट्रेशन होता है और तब ये इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी,
मतलब कि आप अगर बच्चे बैचलर डिग्री कर रहे हैं तो उन्हें 4 साल उन बैचलर डिग्री में लगेगा, साथ में 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग पीरियड होगी, इंटर्नशिप होगी। तो फिर ऐसा होता है क्या कि अगर बच्चे को किसी चीज़ में स्पेशलाइज करना है तो बैचलर डिग्री में ही होता है या फिर आप फर्दर डिग्रीज लेने पड़ती हैं? जैसे मेडिकल साइंस में होता है उसी तरह से फिजियोथेरेपी में भी बैचलर डिग्री सारे बच्चे सारे स्ट्रीम को पढ़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें स्पेशलाइजेशन आ रहा है। बच्चे उसके बाद मास्टर्स डिग्री करते हैं जिसको MPT कहते हैं, मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसमें कॉमन जो स्पेशलिटी है वो न्यूरोलॉजी है, क्योंकि पैरालिसिस न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट से सबसे ज़्यादा होता है, तो न्यूरोलॉजी का फिजियोथेरेपी वो लोग पढ़ते हैं। दूसरा, हम लोग जानते हैं कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जितने एक्सीडेंट होते हैं, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो वो ऑर्थोपेडिक इंटरवेंशन होता है, इसलिए ऑर्थोपेडिक हम लोग को फिजियोथेरेपी होता है। वहीं पर आज चूँकि हम लोग का साइंस बहुत डेवलप कर गया है और लोग अक्सर कार्डियक या लंग पैथोलॉजी से सफ़र करते हैं और उनका लाइफ जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। सो अब उसमें हम लोगों का एक नया ब्रांच डेवलप किया जिसको कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपी कहा गया। बट इन सबसे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और झारखंड में महसूस भी करते आ रहे हैं, पिछले दिनों झारखंड में 2 लोग बहुत ही नाम कमाए, रुपया कमाए, प्रतिष्ठा कमाए और सरकार को रेवेन्यू भी सबसे ज़्यादा देते हैं। वो 2 लोग, एक महेंद्र सिंह धोनी और दूसरा दीपिका। ये दोनों का नाम इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स पर्सन थे, इसीलिए एक पीछे बड़ा सा स्पेशलिटी डेवलप किया जिसको हम लोग स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी कहते हैं। उसी तरह से हम लोग जब देखते हैं कि जो पूरी जनसंख्या है उसमें जो बीमार होकर जिनकी बीमारी को महत्ता देते हैं वो महिलाएं हैं और बच्चे हैं। अकॉर्डिंगली गायनेकोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी और आज जैसे मेडिकल साइंस में जेरियाट्रिक्स का बड़ा रोल आ रहा है, तो जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी ये सब स्पेशलिटी है जिसमें बच्चे BPT के बाद MPT करके स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं। जी, तो जब बच्चे इतनी पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद उनकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ है वो किस किस जगह पे खुल जाती है उनके लिए? बहुत प्रश्न तो बहुत जैसे कि आपने बेसिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, परंतु ये हंसी आने वाला भी प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी के नाम के आगे डॉक्टर लग जाए तो वह स्वस्फुट अपनी आजीविका कमाने के लिए अपने शर्तों पर सक्षम हो जाता है। लोग उनके पास आते हैं और उनसे परामर्श करते हैं और उनको ढेर सारा पैसा देते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास 2 बढ़िया बात है। पहला कि हर डॉक्टर को आज के डेट में बड़ा डर होता है कि हम जिस मरीज को देख रहे हैं पता नहीं कब मर जाएगा और कब तोड़फोड़ मारपीट हो जाएगा। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के साथ ये बात नहीं है। वो जब स्टेबलाइज्ड हो जाता है तब लोग उसको फिजियोथेरेपी के लिए भेजते हैं और वो सेफ है, बहुत सेफ है। उनके मरीजों के जान जाने का खतरा कम से कम नहीं है, कोई हल्ला हंगामा मारपीट का नहीं मिलेगा। सो दे आर बेटर एंड सेफ डॉक्टर। दूसरा है कि लोग जब बहुत थक हार जाते हैं, अपनी अगर आपका पैर टूट गया, आप बिछावन पर हैं, आपको पैरालिसिस हो गया, आप बिछावन पर हैं, आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे आपका नॉर्मल एक्टिविटी गड़बड़ा गया, जिसमें कैंसर भी हो सकता है, जिसमें कोई और बड़ी पैथोलॉजी भी हो सकती है, लंग ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ये सब भी अगर आपका हुआ है, उसके बाद आप बिछावन पर हैं, अगर कोई भी छोटा एलिमेंट हो जाता है तो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म, आप कन्फाइंड टू बेड है। इस समय एक आशा की किरण जगाने वाला एक एंजल, एक भगवान का शाश्वत रूप के रूप में आता है फिजियोथेरेपिस्ट, जो आपके मन में आशा जगाता है कि यू कैन बी बैक टू नॉर्मल और यू विल बी बैक टू नॉर्मल। और तब धीरे धीरे उसके साथ उसकी दिनचर्या को अच्छा करता है और एक समय आता है जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और रियल टर्म्स में
बैक टू नॉर्मल हो जाता है, उसकी इफिकेसी, उसकी प्रोडक्टिविटी सब कुछ नॉर्मल हो जाती है। तो अकेले अपने बल पर अपनी व्यवस्था के साथ सक्षम है अपना पूरा आमदनी जनरेट करने के लिए, परंतु उसके पास ऑप्शंस अनेक हैं। वो किसी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हो सकता है, वो किसी कॉरपोरेट में काम कर सकता है। आज के डेट में तो फैशन है, जिम है, जाके जिम में हो सकता है, क्लब है, क्लब में हो सकता है। और तो और हम सब लोग जानते हैं कि कोई बड़ा मैच हो रहा हो, अभी जैसे फीफा चल रहा है, जरा सा कोई खिलाड़ी गिरता है, दौड़ के जो व्यक्ति आता है वो और कोई नहीं, उसका फिजियोथेरेपिस्ट होता है। आता है, थोड़ी सी दवा पुश करता है और वो खिलाड़ी फिर से उठ के दौड़ पड़ता है। सो खेल के मैदान में वो महत्वपूर्ण है। इस तरह से एवेन्यूज़ की कोई कमी नहीं है। कोई लड़की है, शादी हो गई, वो फिजियोथेरेपिस्ट है, अपने घर के एक कमरे में एक बिछावन लगाकर वहीं पर वो पैसा कमा सकती है। और पैसा का कोई लिमिट नहीं है। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट एक पेशेंट को का समय देती है और 500, 800, 1000 रुपया मिलता है। अगर 1 घंटे 2 घंटे काम करके 5000, 7000 रुपया कमाई तो प्रति महीने लाख 2 लाख रुपया तो कहीं नहीं गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छा सा इनकम है जो लेडी फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनके लिए, और जो मेल हैं वो तो स्काई इज़ द लिमिट, कहीं तक जा सकते हैं जी। सो एवेन्यूज़ आर, जहाँ तक आप सोच सकें वहाँ तक, किसी पेशेंट के घर से लेकर आसमान तक। अच्छे अच्छे सिनेमा में काम करने वाले जो एक्टर होते हैं वो भी जब डांस करते हैं तो उनका फिजियोथेरेपिस्ट बोल देता है ये स्टेप नहीं होगा, और नहीं होता है। ये खिलाड़ी आज नहीं खेलेगा तो नहीं खेलता है। इतना बड़ा उनके पास अख्तियार, अधिकार है। सो उनकी पहुंच, उनके पास ताकत, उनके पास जज्बा जो है वो एक छोटे से लोग को, एक गिरे से लोग को कहीं तक पहुंचा देता है और बड़े से बड़े लोग को अपने इशारे पे काम करने के लिए मजबूर कर सकता है। जी, आपने जितने डेप्थ में इस बात को बताया है कि फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है, इसे सुन के लग रहा है कि भगवान से मतलब कम नहीं है। जैसे हम लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं, वैसे फिजियोथेरेपिस्ट भी भगवान का बिल्कुल बिल्कुल। आपने जब इतनी सारी बातें बताई, जब इतना बड़ा रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का, और देखा जाए तो मार्केट में डिमांड भी काफ़ी है, साथ में देखा जाए तो बहुत सारे लोग को चाहिए भी, फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत भी है। तो जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो जब उन्हें आगे चल के इतना पैसा मिलेगा तो उन्हें कुछ तो इन्वेस्टमेंट करना होगा पढ़ाई पे, तो लमसम फिर कितना इन्वेस्टमेंट लगता होगा? देखिए, ये त्रासदी है कि हमारे जैसे राज्य में, झारखंड में फिजियोथेरेपी का कोई भी सरकारी संस्थान नहीं है। आज से करीब 15 वर्ष पहले रिम्स में जब मैं वहाँ प्रोफेसर था तो वहाँ पर फिजियोथेरेपी के डिप्लोमा का कोर्स शुरू हुआ था। 3-4 वर्ष चलने के बाद रुक गया। कुछ वैधानिक समस्याएं उठी जिसके बाद डिप्लोमा का कोर्स बंद करना पड़ा और डिग्री का कोर्स चालू नहीं हो सका। सो इस समय झारखंड में सरकार के द्वारा फिजियोथेरेपी की कोई पढ़ाई नहीं होती है जी। जो और संस्थान हैं वह सेल्फ फाइनेंस्ड हैं या प्राइवेट हैं। वैसे कुछ संस्थानों ने अभी अभी शुरू किया है और इसको देखते हुए हम लोग भी रांची शहर के अंदर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही इक्विप्ड एक फिजियोथेरेपी का संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस में कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के नाम से शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि झारखंड और ईस्टर्न इंडिया में सबसे अच्छा केंद्र स्थापित करेंगे। चूँकि पैसे की बात उठती है तो आजकल सभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 5-7 हज़ार जैसा खर्च करते हैं, तो हमारे संस्थान में बच्चे जो पढ़ेंगे वो 8-9 हज़ार रुपया महीना पर ये बैचलर डिग्री को पूरा करेंगे। 4 साल का कोर्स है, पढ़ के निकल जाएंगे। और हमारे संस्थान में एक और व्यवस्था बनाए हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ने के बाद पे करने की व्यवस्था भी बनाए हैं। कोई बच्चा अगर अपनी सक्षमता साबित करता है तो वो बिना पैसे दिए हुए पढ़ सकता है और पढ़ने के बाद हमारी संस्था उसको जॉब देगी
और तब वो अपने पढ़ाई का खर्च कमा कर वापस कर सकता है। पढ़ाई का नॉर्मल खर्चा अगर आप हम लोग देखें बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, जैसा मैंने कहा एम्स है, BHU है, सेंट जॉन्स है, ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर फिजियोथेरेपी का कोर्स होता है। वहाँ पर एनम खर्च 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसको सामान्य व्यक्ति झारखंड का या हिंदुस्तान का बेयर डाउन कर सकता है और अपनी ज़िंदगी को एक सफल डॉक्टर के रूप में प्रेजेंट कर सकता है। जी, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि लोग इस तरीके से भी खुद से पढ़ाई करके उसके बाद अपने पढ़ाई का खर्च जो है वो पे करें। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये। और जैसा कहा, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी दूसरे फील्ड में हैं और उन्हें अब मन है कि अब वो फिज़ियोथेरेपी, हो सकता है कि हमारी ये शो देख करके उनका मन करे कि वो फिज़ियोथेरेपी करें, तो क्या एज का कोई लिमिट है फिज़ियोथेरेपिस्ट बनने के लिए? मेडिकल साइंस में भी लोअर एज लिमिट है, 17 साल के बाद कोई डॉक्टर बन सकता है। सिमिलरली फिजियोथेरेपी में भी 17 साल के बाद कोई डॉक्टर बन सकता है। अभी हम लोग पढ़े हैं, बैंक का एक ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद 3 वर्ष पहले नीट क्लियर करके उड़ीसा में MBBS में एडमिशन लिया है। मतलब उस समय उसकी उम्र 61 साल हुई अभी। जैसे कि आपने बोला कि जैसे जिम में भी आप जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, तो उसके लिए तो किसी यूथ की ज़रूरत होगी? नहीं, तो किसी भी उम्र के लोग, किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। बेसिकली इसमें तो बोले कि आपके पास ऑप्शंस बहुत है। से आप फिजियोथेरेपिस्ट बन गए, आप ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ में भी जा सकते हैं, आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, आप एकेडमिक्स में भी जा सकते हैं। और ऐसा कोई ताकत, बेइंतहा ताकत की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो आज के डेट में देखा जाए तो लड़कों से ज़्यादा हर फील्ड की तरह फिजियोथेरेपी में भी लड़कियां आ रही हैं। तो अगर ये सिर्फ ताकत का महारत होना ज़रूरी होता तो शायद लड़कियां नहीं आती। फिजियोथेरेपी में लड़कियां आती, ऑर्थोपेडिक्स में भले नहीं जाएं, लेकिन फिजियोथेरेपी में तो आज के डेट में लड़कियां हैं। और चूंकि आधा से ज़्यादा मरीज महिलाएं होती हैं और वो कंफर्टेबल फील करती हैं एक फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट के साथ। तो और दूसरा है कि फिजियोथेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टच। हर फिजियोथेरेपिस्ट का टच बड़ा ही हीलिंग, सेफ और कॉम्पिटेंस फील कराने वाला होना चाहिए। तो अगर कोई लेट एज में शुरू कर रहा है तो उसको बहुत सारा अनुभव है, जिस अनुभव के आधार पर वो इस ज्ञान को ज़्यादा अच्छे से यूज कर सकता है। अगर कोई यंग है तो एंथुजियास्टिक है, वो सारा कुछ कर पाएगा। एक अनुभवी है तो बड़ा सेफली, बड़ा प्रॉपरली उसी को अंजाम दे सकता है। फिजियोथेरेपी के कोर्स में एज इज़ नॉट एनी लिमिटिंग फैक्टर। जी बिल्कुल, किसी भी एज के व्यक्ति इसे कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि डिप्लोमा भी होता है फिजियोथेरेपी में? नहीं, अब डिप्लोमा का कोर्स पूरे हिंदुस्तान में बंद कर दिया गया है। ओके, ये 15 साल पहले हुआ करता था जी। उसके बाद अभी ये अब धीरे धीरे करके क्लोज डाउन हो गया और अब कहीं भी हिंदुस्तान में डिप्लोमा कोर्स नहीं होता है। सिर्फ बैचलर डिग्री है, उसके बाद मास्टर्स है और उसके बाद आप चाहें तो PhD भी कर सकते हैं। PhD भी, यानी कि अगर एकेडमिक्स में भी जाना हो, रिसर्च में भी जाना हो तो फिर इसके थ्रू बच्चे जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। और जैसे कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, 10th के बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं जो हमारा शो देखते हैं, तो अभी से जो वो क्या अपने अंदर स्किल सेट को डेवलप करे जिससे उन्हें फ्यूचर में आसानी हो इस फील्ड में जाने में? कुछ नहीं, हम लोग जो पहले क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ाते हैं उसका मूल उद्देश्य होता है बच्चों में IQ का डेवलपमेंट, बच्चों को चीज़ों को समझने की एबिलिटी डेवलप करना। अपने कोर्स को वो अच्छे से पढ़े, अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा रिजल्ट लें और उसके बाद अगर फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो बायोलॉजी से +2 करें, अच्छे अंक लाएं और बायोलॉजी का ज्ञान अच्छा रखें, क्योंकि वो उनको आगे भी काम आएगा। हम लोग अच्छे बच्चे, हो सकता है डायरेक्टली, बहुत लोग ऐसा है कि जो चीर फाड़, यहाँ माने मेडिकल साइंस का जो बहुत सारा लिमिटेशंस है, पब्लिक डीलिंग का जिसमें रिस्क है, उससे बचना चाहते हैं, उसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उन लोग के लिए तो बहुत अच्छा है। राइट फ्रॉम बिगनिंग दे कैन प्लान कि भाई मुझे फिजियोथेरेपिस्ट बनना है और बिना समय गंवाए हुए +2 करें और फिजियोथेरेपी में नाम लिखाएं, 4 साल में डॉक्टर बन जाएं और अपनी अच्छी सी ज़िंदगी की नई पारी शुरुआत करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका हमारे शो पे आने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और सभी बच्चों को मार्गदर्शित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि फिजियोथेरेपी आखिर है क्या। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसे अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे, लेकिन आज का सेशन देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना बड़ा रोल है। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल के लाइफ में हो, किसी बच्चे के लाइफ में हो, किसी सेलिब्रिटी के लाइफ में हो, या फिर किसी जिम ट्रेनर के लाइफ में हो। फिजियोथेरेपी एक आजकल एक इतना बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी बन गया है कि अगर आप चाहे और अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों की सेवा करें, तो सिर्फ डॉक्टर बन के ही नहीं, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन के भी कर सकते हैं। हम ऐसे ही नए नए कोर्सेज़ को आप तक पहुंचाते रहते हैं। हम हमेशा एक नए एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं जो इसी तरीके से बारीकी से हर एक कोर्स के बारे में आपको समझाते हैं, जिससे आपको आसानी होती है अपने डिसीजंस लेने में। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर सही जानकारी सही समय पे सही व्यक्ति को मिले तो सही फैसले लेने में काफ़ी आसानी होती है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।